हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सितंबर माह के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। दोस्तों, जो भी इस सप्ताह में घटनाएं घटी है इसमें कवर की गई है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा चर्चे में होता है। वही क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनेशन में आए उसको कवर किया जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, चलते स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? दोस्तों, हाल ही में एक भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा फाउंडेशन है, संगठन है? तो एक्सुट गर्ल्स है। ठीक है, एक्सुट गर्ल्स फाउंडेशन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वहीं राजस्थान में यह स्थापित है। इस फाउंडेशन की जो स्थापना हुआ था 2007 में साफिनी हुसैन की ने किया था। जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो सबसे पहले स्थापना हुआ था ये भारत में हुआ था 2007 में, और सबसे पहले जो हुआ था 1997 में हुआ था। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में इस फाउंडेशन का स्थापना कहाँ हुआ था? एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन का तो राजस्थान में हुआ था, 2007 में हुआ था साफिन हुसैन के द्वारा। वहीं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो पुरस्कार दिया जाता है उसका जो कब से प्रचलित है तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एशिया का। याद रखिएगा, पुरस्कार विजेताओं में रेमन मैग्सेसे की आकृति वाला पदक और प्रशस्ति पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाता है। याद रखिएगा कि पुरस्कार के तौर पे रेमन मैग्सेसे की आकृति जो है, रेमन मैग्सेसे एक व्यक्ति थे, उनकी आकृति दिया जाता है। वहीं दोस्तों 2025 में और लोगों को दिया गया है, जैसे कि मालदीव की साहिना अली को, वहीं फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो को, वहीं एल वियनोवा को भी यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, एक्सुट गर्ल लड़कियों और युवतियों की शिक्षा व जीवन कौशल प्रदान एवं सांस्कृतिक रूढ़ियों यानी कि जो परंपरा है उससे उसको तोड़ने के लिए यह कार्य करता है। दोस्तों, रेमन मैग्सेसे जो है कहाँ के थे? तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे कौन थे? तो जिनके नाम पर अभी पुरस्कार दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो कहाँ के थे? तो फिलीपींस के थे। ठीक है, वो 7वें राष्ट्रपति थे जो अपनी ईमानदारी और जनता के लिए समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में हाल ही में क्लाउड बर्स्ट से जान माल की हानि हुई है? दोस्तों, हाल ही में बहुत ही ज्यादा, जैसे उत्तराखंड हिमाचली वगैरह में बहुत ही ज्यादा बारिश और आपदा आने के कारण बहुत ज्यादा जान माल की हानि हो रही है। तो वही क्वेश्चन एक तो बन रहा था कि किस जिले में हाल ही में क्लाउड बर्स्ट से जान माल की हानि हुई है? तो कहाँ पे हुई है? रामबन और रियासी में। कहाँ पे? रामबन और रियासी में। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के रामबन और रियासी जिले में ये घटना घटी थी, जिसमें भूस्खलन से मौतें और घरों का जो नुकसान हुआ था। जो क्लाउड बर्स्ट तब होता है, इसको याद रखिएगा, कब होता है क्लाउड बर्स्ट? तो जब कम समय में बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अधिक ज्यादा वर्षा हो जाने के कारण ये घटनाएं घटती है, जिससे जल का तेज संचय, मतलब जल का जो बहाव होता है वो बहुत अधिक तेज हो जाती है, बाढ़ में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण उसके जो रास्ते में आते हैं उसे पूरा छिन्न भिन्न कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपग्रह चित्रण तकनीक से दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। इसके द्वारा इसरो की एक जो तकनीक है उसके द्वारा अभी रिसेंट में उसकी निगरानी की जा रही है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वें संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ पे? फोर्ट वेनराइट कहाँ पे है? अलास्का में है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है। अभी तक आयोजित नहीं हुआ है, बल्कि होने वाला है। कब से कंटिन्यू हो ही रहा है अभी, क्यों कब से इसका आयोजित हुआ है? तो 1 तारीख से कब तक चलेगा? 14 तारीख तक। ठीक है, वहीं दोस्तों, भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका सेना की फर्स्ट बटालियन 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकॉट्स इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हेलीबोर्न ऑपरेशन, पर्वतीय युद्ध, रॉक क्राफ्ट, हताहत निकासी, कम्बैट मेडिकल एंड जैसे अभ्यास शामिल
किए गए हैं, इसमें अभ्यास किए जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यास का जो फोकस होगा एकीकृत युद्ध रणनीति और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध संचालन करना इसका मुख्य फोकस है। यह अभ्यास भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों एवं बहु क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को निपटने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म पर सहयोग ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 6.0। आर्टिकल 6.0 इसका आर्टिकल था। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पेरिस समझौता का जो आर्टिकल 6.0 है, अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों स्वेच्छा सहयोगों की अनुमति देता है। वहीं दोस्तों भारत जापान जेसीएम इसी अनुच्छेद पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। जेसीएम का मुख्य उद्देश्य है कार्बन, जेसीएम मतलब संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग को बढ़ावा देना और उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों वहीं भारत की ओर से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। दोस्तों भारत में 2023 में अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग स्कीम लॉन्च कर रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्च किया था। वहीं दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र में घोषणा किया है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करेगा। यानी कि जो ये लक्ष्य रखा गया है वह यूएनओ द्वारा कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करेगा। ठीक है, जेसीएम इस लक्ष्य को पूरा करने में सहायता भी करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 में किस बैठक में वैश्विक शासन पहल जीजीआई प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एससीओ प्लस का बैठक, एससीओ प्लस का बैठक। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 में तियानजिन में आयोजित स्को एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की घोषणा किया था। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक शासन प्रणाली स्थापित करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। वहीं दोस्तों जीजीआई का मूल सिद्धांत क्या है? तो सभी देशों की बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान करना इसका सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों सेमिकॉन इंडिया का जो हाल ही में उद्घाटन किया गया वो किन्होंने किया है? तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं। 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं दोस्तों सेमिकॉन इंडिया 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर डिवाइस और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में 4 नई सेमीकंडक्टर बनाई गई है, मंजूरी मिली है, जिसमें कौन कौन से हैं? पैकेजिंग है, सिलिकॉन कार्बन है, डिस्क्रिप्ट है, सेमीकंडक्टर है और 3D ग्लास टेक्नोलॉजी का अप्रूवल मिला है। दोस्तों वहीं सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत जो हुई थी 2022 में बेंगलुरु में हुई, इसके बाद 2023 में गांधीनगर में फैला और 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ इसका। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद प्लेटफॉर्म आदिवाणी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा। ये संभावना बनता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत का पहला एआई आधारित अनुदान प्लेटफॉर्म आदिवाणी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आदिवाणी को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से लॉन्च किया है। ठीक है, यानी जो पिछड़ा वर्ग के जो भाषाएं हैं और जो सशक्तिकरण है उनके उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के दौरान लॉन्च किया है। ठीक है, यह डिजिटल इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे पहलों से जुड़ा हुआ है। वहीं 2047 तक 20 लाख से अधिक जनजातीय नेताओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सिर्फ जो जनजाति लोग के जो लीडर हैं उनके लिए यह स्कीम बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर को हाल ही में किस प्रमाणन से सम्मानित किया गया? किस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो आईजीबीसी ग्रीन सिटी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन से इसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और देश का तीसरा शहर बना जिसे आईजीबीसी ग्रीन सिटी प्लैटिनम
सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, यह प्रमाण जो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंदौर ने जल संरक्षण, कुशल उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रभावित पद्धतियां लागू की हैं। वहीं इंदौर के कचरे के पृथक्करण और मतलब इसको छानना, पृथक्करण मतलब छानना मतलब अलग करना, और लैंडफिल कचरे को घटाने की उन्नत प्रणाली विकसित की है, जिससे महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता है अभी के तौर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सीरेबो, मतलब CEREBO किस प्रकार की चोट का त्वरित निदान करने के लिए बनाया गया है? तो किस प्रकार की चोट को त्वरित करने के लिए निदान में बनाया गया है? तो जो आघात जनित मस्तिष्क में चोट लगते हैं उसके लिए यह स्पेशल बनाया गया है। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सेरेबो जो है एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस है जो आघात जनित मस्तिष्क चोटों का तेज और सुरक्षित निदान करता है। ठीक है, वहीं दोस्तों ICMAR, MDMS, एम्स भोपाल, निमहांस बेंगलुरु, बॉयस्कॉन रिसर्च के सहयोग विकसित किया है इसको। ठीक है, वहीं दोस्तों नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मस्तिष्क में रक्त स्राव जो होता है और सूजन होता है उसको पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? सेरेबो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह डिवाइस रेडिएशन फ्री है, याद रखिएगा, ये डिवाइस रेडिएशन फ्री है, इसलिए शिशु और गर्भवती महिलाओं पर भी सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, वहीं NCERT ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 10वां क्या बोल रहा है कि NCERT ने 2025 में कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 65, कब? 65 में बनाया, 65वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, 2025 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिक्षण परिषद ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और कई नई शैक्षणिक पहले भी शुरू किया है। दोस्तों वहीं बाल वाटिका को एक समर्पित DTH टीवी चैनल के रूप में लॉन्च किया गया है। दोस्तों एक नए चैनल को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? बाल वाटिका। किसके लिए? तो DDH टीवी चैनल के लिए इसे लॉन्च किया गया, जो कि 24 घंटा ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, के रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इस पहल के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए सुगम्य पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई है ताकि सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को लाभ मिल सके। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वहीं PM ई विद्या मोबाइल ऐप को एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस दौरान किया गया है? तो NCERT के 65वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में SCO नेताओं की संयुक्त घोषणा में किस हमले का स्पष्ट उल्लेख किया गया? किस हमले का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो जो पहलगाम हमला लास्ट में हाल ही में हुआ था दोस्तों, उसको लेकर के चर्चा में था। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए। पहली बार SCO की घोषणा में इस हमले का नाम लेकर निंदा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, घोषणा में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में जाफर एक्सप्रेस अपहरण और खुजदार स्कूल बस बम विस्फोट कर भी जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? क्या बोल रहा है? बिहार राज्य का जो जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, बोल रहा है बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। ये वर्चुअल के तौर पे थे, ना कि रियलिस्टिक के तौर पे। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वहीं जीविका निधि का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समय पर अपनी सस्ती ब्याज दर और ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे उद्यमिता में आगे बढ़ सके। इसमें ये भी बात रखा गया। वहीं दोस्तों इस दिन प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का भी उद्घाटन किया, जिससे ग्रामीण और तकनीकी विकास के समानांतर अब बढ़ावा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन स्वर्ण, जो हाल ही में ऑपरेशन स्वर्ण किया गया, किस नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों ये जो नदी है उसके संरक्षण के लिए एक स्कीम या
बोल सकते हैं हम लोग पहल शुरू किया गया है। तो कौन सा नदी के स्वर्ण रेखा संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया है, क्या? तो ऑपरेशन स्वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। इस परियोजना तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वर्णमुखी नदी के अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया गया। याद रखिएगा, यह जो परियोजना है तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वर्ण भूमि नदी के अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों स्वर्ण भूमि नदी 130 किलोमीटर लंबी है और पकाला से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, वहीं दोस्तों 2021 में स्वर्णमुखी नदी में आई बाढ़ का मुख्य कारण अतिक्रमण और नकली भूमि पंजीकरण। दोस्तों क्या हुआ कि 2021 में बाढ़ स्वर्ण नदी में आने का रीजन क्या था कि बहुत सारे लोग अतिक्रमण कर लिए थे उस जो नदी था उसके आसपास के क्षेत्र को, और भूमि का पंजीकरण करवा लिए थे, जिस कारण से बहुत बड़ी बाढ़ आई और ये सब सपेटे में आ गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भराती पहल का शुभारंभ किस संगठन ने किया है? दोस्तों किस संगठन ने किया है? तो अपेड़ा ने। किसने? अपेड़ा, APEDA ने किया है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 2025 में भराती का जो पहल शुरू किया था। वहीं दोस्तों सितंबर 2025 से भराती का पायलट चरण 100 चयनित स्टार्टअप के साथ शुरू हुआ है। दोस्तों जो भराती पहल GI टैग उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, आयुष उत्पाद और पशुधन उत्पादों के लिए विशेष ध्यान देता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? मेघालय के उमोई में ये शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय के उमोई में शुरू हुआ है। दोस्तों यह जो शुरुआत हुआ 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन भी लगभग 150 सैनिक इसमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अफगान नागरिकों के लिए घोषित 1000 ईस्वी छात्रवृत्ति किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये ई विद्या भारती ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इसे उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सरकारी संस्था कौन सा है जिसे रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? अभी हाल ही में कौन सा एक संस्था है जो कि मोतियाबिंद सर्जरी की है? किसके द्वारा? तो रोबोटिक लेजर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। ये जो आर्मी का जो हॉस्पिटल है उसमें किया गया है इसका प्रशिक्षण, और ये सफल भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह सर्जरी ब्रिगेडियर SK मिश्रा द्वारा किया गया। याद रखिएगा कि SK मिश्रा द्वारा किया गया है। ये जो रिकवरी तेज सर्जरी अधिक सुरक्षित और दृष्टि की गुणवत्ता बेहतर रखती है। इसका जो मुख्य लक्ष्य था जो वो इसमें सफल रहा। जिसमें क्या क्या है कि रिकवरी तेज होगा, वो ठीक जल्दी से सही हो जाएगा, सर्जरी अधिक सुरक्षित होगा। सर्जरी होने के बाद कुछ इन्फेक्शन होने के कारण बहुत ऐसे प्रॉब्लम होते थे, वो अब प्रॉब्लम नहीं होंगे, अधिक सुरक्षित होगा। दृष्टि की गुणवत्ता जो होगी वो उच्च दर्जे की होगी, यानी कि नेचुरल टाइप से होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कनक्लेव कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, ये इसके बारे में जानते हैं। जो सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कनक्लेव की अध्यक्षता की है। इसकी स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कनक्लेव का मुख्य जो उद्देश्य है, भारत को खेल सामग्री विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और खेल उद्योग के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं दोस्तों डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कनक्लेव में भारत को खेल सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना होगा और गर्व से स्वदेशी को बढ़ाना होगा, ये स्टेटमेंट था उनका, मनसुख मांडविया का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 में भारत का रैंक कितना था? दोस्तों भारत का रैंक कितना था? तो 115वां रैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों कहाँ शुरू किया है? तो ये कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? कामेंग क्षेत्र एक जगह है, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे यह आयोजित किया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इसका जो विशेषता है, इसमें पारंपरिक युद्ध को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, मानव रहित प्रणालियां, सटीक हथियार, सुरक्षित संचार, उन्नत रणनीति के साथ जोड़कर बहुक्षेत्रीय ऑपरेशन शामिल है। दोस्तों इसमें प्राय भारत वायुसेना के साथ संयुक्त अभियान तथा भारतीय रक्षा उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी भी शामिल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क स्थापित किया गया है?
दोस्तों एक बिजनेसमैन के द्वारा यानी कि जो धीरू भाई अंबानी है उनके द्वारा एक ग्रीन टैग पार्क स्थापित किया गया है। वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कृष्णापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा गुड़िया, जो जो आप लोगों ने थंबनेल में जो सबसे पहला जो फिगर देखा होगा वह दारुमा गुड़िया का है। किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है? वह जो दारुमा गुड़िया है वो भारतीय कोई भिक्षु है उनके पे आधारित है। तो किन पे? बौद्धि धर्म के आधार पे। ये जो भारत के बौद्धि धर्म थे वो जाकर के जापान में, चाइना में, ये सब में जाकर के मार्शल आर्ट सिखाते थे। ठीक है, बौद्धि धर्म। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में जो जानते हैं, जो दारिमा गुड़िया था वो जापान की पारंपरिक शुभ गुड़िया है। याद रखिएगा कि दारुमा जो गुड़िया है जापान की पारंपरिक शुभ गुड़िया है, जिसे दृढ़ संकल्प और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों जो बौद्धि धर्म थे वो 5 से 6ठी शताब्दी में भारत से चीन गए थे। 5वीं से 6ठी शताब्दी में भारत से चीन गए थे, यानी भारत के ही रहने वाले थे वो, और जैन बुद्धिज्म की स्थापना की। दोस्तों वही दारिमा नाम सांस्कृतिक शब्द धर्म बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह गुड़िया अक्सर लाल रंग की होती है जो कि शुभ और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान यह गुड़िया भारत और जापान के आध्यात्मिक संबंधों और बौद्ध धर्म की स्मृति के प्रतीक के रूप में भेंट दिया गया था। ठीक है, दारुमा गुड़िया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सही टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इस क्लास में वीकली, मंथली और डेली हिस्ट्री का क्वेश्चन बताया जाता है उसमें आप लोग जुड़िए इससे। इससे क्या होगा कि आप लोग का जो बेस से एडवांस तक का नॉलेज हो वो बढ़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जामिनेशनों में डायरेक्ट टू हिट होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको कैसा लगा वीडियो पक्का कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।